सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सुभाष नीरव जी द्वारा रचित कहानी अंततः। उसके चेहरे पर भय की रेखाएं खिंच आई थी और वह हाँफ रहा था। बेतहाशा भागते हुए उसने यह देखने जानने की कोशिश नहीं की थी कि वह कहाँ और किस रास्ते पर दौड़ रहा है। जहां जिस तरफ रास्ता मिला वह उसी ओर दौड़ता रहा और अब आगे गली बंद थी। उसने तेजी से इधर उधर देखा और वहीं कहीं छिपने की जगह तलाश करने लगा। जल्दी ही उसकी निगाह गली के आखिरी मकान पर पड़ी। वह भीतर घुसा। गर्मियों की दोपहरी का सन्नाटा मकान के अहाते में पसरा हुआ था। अहाते के बाईं ओर की दीवार से सटकर मुर्गियों का दड़बा था। उसी से लगकर कुछ आड़ कबाड़ रखा हुआ था। इसी आड़ कबाड़ में दो टीन की पुरानी चादरें दीवार से इस तरह सटाकर रखी हुई थी कि दीवार और उनके बीच कुछ जगह बन गई थी। उसने अब आगे कुछ नहीं सोचा और तेजी से वह उसी में छिपकर बैठ गया दम साधे। कुछ एक पल ही बीते होंगे कि बाहर हल्का सा शोर होता सुनाई दिया। शोर धीरे धीरे करीब और तेज होता गया। कहाँ गया साला? इधर नहीं आया शायद। नहीं, इधर ही देखा था भागते हुए। स्वर झल्लाए और खींचे हुए थे। शोर सुनकर उसकी आंखें खुद ब खुद मुंद गईं और वह मन ही मन ईश्वर को याद करने लगा। काफी देर बाद उसने महसूस किया कि वे लोग चले गए हैं। फिर भी अभी बाहर निकलना उसे खतरनाक लगा। वह कुछ देर और वहीं दुबक कर बैठा रहा। कुछ पल बाद ही उसने वहां से निकलना बेहतर समझा, क्योंकि यहाँ भी अधिक देर बैठना खतरे से खाली नहीं था। घर के अंदर से किसी के निकलकर इधर ही आ जाने का डर था। हो सकता था उसे यूं छिपा हुआ देखकर वह चिल्ला उठे या पूछताछ आरंभ कर दे। वह वहां से उठकर बाहर निकल आया। गली में गली सुनसान पड़ी थी। वह बहुत चौकन्ना होकर आगे बढ़ने लगा। हर मोड़ से पहले वह रुकता, स्थिति का जायजा लेता और इत्मीनान हो जाने पर तेजी से मुड़ जाता। अब वह सड़क पर था। दूर दूर तक वे कहीं नहीं दिख रहे थे, वे लोग जो उसके पीछे भागे थे। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें अभी भी तेज तेज चल रही थी और सीने में दुखदुखी सी मची हुई थी। वह तेज कदमों के साथ मुखर्जी रोड पर हो लिया। यह उसका पहला अवसर था। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। घर से निकला था, दुबे जी के स्कूल गया था। वहां से बस स्टॉप तक उसके दिमाग में यह कतई नहीं था कि वह ऐसा करेगा। करना तो दूर, इसकी कल्पना तक नहीं की थी उसने। यह सब कैसे और किस प्रेरणा से अकस्मात हुआ, वह खुद अचंभित था। किसी से मालूम हुआ था कि गली नंबर 2 के दुबे जी ने एक छोटा सा स्कूल खोला है। उन्हें एक मास्टर की तत्काल जरूरत है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात सोचकर वह आज सुबह सुबह ही दुबे जी से उनके स्कूल में मिला था। जब वह पहुंचा, दुबे जी खुद ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। कोई 50-60 बच्चे थे। हाँ भाई, जरूरत तो है एक मास्टर की। दुबे जी ने उसे बैठने के लिए कहकर अपने चश्मे का शीशा साफ करते हुए कहा, पर 600 रुपए से अधिक नहीं देते हम। चश्मा आंखों पर चढ़ाकर दुबे जी ने उसकी ओर एक टक देखा और फिर पहचानते हुए से बोले, तुम राम प्रकाश जी के बड़े लड़के तो नहीं हो? जी। उसके मुंह से बस इतना ही निकला। बड़े नेक आदमी हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। दुबे जी अब तक अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। उसे लगा उसका काम बन जाएगा। कुछ न होने से तो 600 रुपए ही ठीक है। घर से अधिक दूर भी नहीं है स्कूल की, आने जाने में किराया खर्च होगा। पैदल ही आना जाना हो जाएगा। और फिर कौन सा हमेशा यहीं पढ़ाते रहना है। अच्छी नौकरी मिलते ही इसे छोड़ देगा। दुबे जी कुछ सोचते हुए से बोले, कम्मो तुम्हारी ही बहन है ना? जी। इस प्रश्न पर वह थोड़ा चौंका। बड़ी अच्छी लड़की है, दुबे जी ने तारीफ की। वह चुपचाप सुनता भर रहा। एकाएक दुबे जी बोले, ऐसा क्यों नहीं करते? तुम कम्मो से कहो कि वह बच्चों को पढ़ा दिया करेगी।
वैसे भी वह घर में खाली पड़ी रहती होगी, समय भी कट जाया करेगा और कुछ आर्थिक मदद भी हो जाया करेगी घर की। उसने सामने बैठे दुबे जी की आंखों में झांका, आंखों से परे उनके दिल में झांका। वहां एक स्वार्थी, लोभी, कामुक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। कमो हाई स्कूल पास थी, वह भी 3rd डिवीजन से, और वह ग्रेजुएट था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। पर कम्मो लड़की थी और वह लड़का। तुम तो ब्रिलियंट लड़के हो, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे हो, कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगा। यहाँ मेरे स्कूल में 600 रुपये की नौकरी करके क्यों अपना करियर खराब करते हो? दुबे जी ने समझाने के अंदाज में कहा। सहसा वह आगे की ओर झुक आए और धीमी आवाज में बोले, तुम कहो तो कम्मो को 700 दे दिया करूंगा मैं। उसे लगा उसके अंदर कुछ खौलने लगा है। उसने एक बार मेज पर रखे पेपर वेट की ओर देखा और फिर दुबे जी की खोपड़ी की ओर। दुबे जी अभी भी उसकी ओर नजरें गड़ाए हुए थे। वह कुछ कर पाता इसके पहले ही वह वहां से उठकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने पिच से थूका। थूकते वक्त उसे लगा कि उसने जमीन पर नहीं, मानो दुबे के चेहरे पर थूका हो। बस स्टॉप पर खड़ा वह अपने घर की दिन प्रतिदिन दयनीय होती जाती स्थिति के विषय में सोच रहा था। अपनी बेकारी के बारे में सोच रहा था। 2 वर्षों से निरंतर सड़कें नाप रहा है वह। कई जगह अप्लाई किया, कई जगह पर इंटरव्यू भी दिया, पर उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहीं सोर्स तो कहीं रिश्वत आड़े आ जाती। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। शहर की मशहूर गुप्ता एंड कंपनी में क्लर्क की जगह खाली थी। उसने वहां खुद जाकर दरख्वास्त लगाई। दरख्वास्त लेने वाले व्यक्ति ने, जिसे कि बार बार अपनी नाक के बाल नोचने की आदत थी, सवाल फेंका था, कहीं काम किया है? जिसका जवाब था नहीं। दूसरा सवाल जैसे पहले से ही तैयार था, किसी की सोर्स है? इसका भी जवाब था नहीं। एक ही तरह के जवाब पाकर वह बौखला गया। फिर यहाँ क्या करने आए हो? बेकार है, बेकार। जाओ कहीं और जाओ। उसने उस व्यक्ति को अपने सभी प्रमाण पत्र दिखलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति झल्ला उठा और उसके सभी प्रमाण पत्रों को एक और करते हुए लगभग चीख उठा। अरे भाई, जानता हूँ तुम ग्रेजुएट हो, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे हो, बीए ऑनर्स में किया है, यही ना? पर आजकल इनको कौन पूछता है? भले ही तुम यहाँ अप्लाई करो, पर रखा तो वही जाएगा जिसकी सोर्स होगी, या जो जो कहते हुए वह रुक सा गया और फिर अपनी नाक के बाल नोचने लगा। कुछ एक पल इधर उधर देखने के बाद वह बोला, जो जेब गरम करने की हैसियत रखता हो। यहाँ तो यही होता है भाई, होता आया है और होता रहेगा। यहाँ क्या, सभी जगह होता है, समझे ना? और फिर वह अपने काम में जुट गया। वह थोड़ी देर तक उस व्यक्ति के पास खड़ा खड़ा सोचता रहा। आखिर उसने धीमे से पूछ ही लिया, भाई साहब, ये जेब कितने तक में गर्म हो जाती है? उस व्यक्ति ने एक बारगी उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर आहिस्ता से बोला, 2,500 रुपये की नौकरी है ना? इससे दुगने से कम में क्या जेब गर्म होगी? और फिर एक की ही जेब में तो जाता नहीं है, बंटता है सब, समझे ना? इतने रुपयों के इंतजाम की बाबत पिता से कहना ही फजूल था। वह उनकी प्रतिक्रिया से बखूबी वाकिफ था। पिता वही संवाद जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे जिसे सुनते सुनते उसके कान पकने लगे हैं। कहाँ से लाऊं इतने रुपए? खुद को बेच दूं या डांका डालूं? चोरी कर लूं? चीखते समय उनके मुंह से झाग निकलने लगेगा और नथुने फूलने लगेंगे। पिता की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। वह 3-3 जवान होती लड़कियों का बाप भी है। बड़ी की शादी के लिए फंड के पैसों के अलावा और कोई पैसा उनके पास नहीं है। पत्नी है जो सदैव बीमार रहती है और जिसकी दवा दारू के लिए हर महीने काफी पैसा डॉक्टर को चला जाता है। बेटे को जैसे तैसे पेट काट कर पढ़ाया है। वह खुद देख रहा है, पिता दिन रात परिवार की चिंता में कमजोर होते जा रहे हैं। अपनी सामर्थ्य में जितना होता है करते हैं। घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। समय से पहले ही राशन पानी खत्म हो जाता है और महीने के आखिरी दिनों में तो फाकों की सी स्थिति रहती है। वह खुद चाहता था कि उसे छोटी मोटी ही सही नौकरी मिल जाए, जिससे घर का छुटपुट खर्च वह संभाल ले। पर उसे लगता है दूर दूर तक फैला बेकारी का मरुस्थल कभी खत्म नहीं होगा शायद। बस स्टॉप पर खड़े खड़े वह यही सब सोच रहा था कि सहसा उसने अपने पास वाले व्यक्ति की ओर देखा।
वह व्यक्ति जेब में से बटुआ निकालकर छुट्टे पैसे निकाल रहा था। बटुए में 100 और 500 के नोट थे। कितने होंगे पता नहीं। नोटों को देखते ही उसे 2,500 रुपए की नौकरी याद हो आई। फिर घर की दयनीय हालत, जवान बहनें, अपनी बेकारी, बीमार माँ, असहाय पिता, और तभी बस आ गई। जाने कब और कैसे उसका हाथ भीड़ में बस पर चढ़ रहे उस आदमी की पिछली जेब पर चला गया। बस फिर एक शोर मचा और वह उस आदमी की गिरफ्त में था। लोगों का हुजूम उस पर टूट पड़ा था और वह न जाने कैसे लोगों की टांगों के बीच से होता हुआ जिधर भी रास्ता मिला तेजी से उसी ओर दौड़ पड़ा था। अगर वह पकड़ा जाता तो? सोचते ही उसे कपकपी छूट गई थी। चलते चलते उसने देखा कि वह शहर के बीचों बीच पहुंच गया था। आसपास बड़ी बड़ी इमारतें थीं, दफ्तर थे, दुकानें थीं। वह सड़क के चौराहे के बीच बने पार्क की ओर बढ़ा और हरी घास पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो सामने बहुमंजिला इमारत के पीछे सूरज छिपने की तैयारी कर रहा था। वह घास पर से उठकर फर्श पर सीढ़ियों से लगकर बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि आज तो मंगलवार है। उसके जहन में यह बात तेजी से उभरी कि आज वह जरूर बजरंग बली की कृपा से ही पकड़े जाने से बाल बाल बचाए। जाने कहां से एक ताकत उसके शरीर में आ गई थी कि वह स्वयं को मजबूत गिरफ्त से छुड़ाते हुए लोगों की भीड़ को चीरता हुआ बिजली किसी फुर्ती से दौड़ पड़ा था। उसने मन ही मन बजरंग बली को याद किया। बचपन में माँ के कहने पर वह हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार किया करता था। माँ उसे बताती थी कि चालीसा पढ़ने से विपत्तियां भी रास्ता बदल लेती हैं। एकाएक उसके हाथों में कुछ हरकत हुई। उसने इधर उधर देखा और लाल ईंट का छोटा सा टुकड़ा उठाकर फर्श पर बजरंग बली का चित्र बनाने लगा। चित्र बनाते समय उसकी मनः स्थिति किसी प्रार्थनारत व्यक्ति की सी रही थी। चित्र बनाने में वह इतना तल्लीन था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आसपास भीड़ जमा होना शुरू हो गई है। चित्र अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि टन टन की आवाज हुई और एक सिक्का फर्श पर गिरा। धीरे धीरे और भी सिक्के गिरे। चित्र पूरा करके जब वह वहां से उठा तो थोड़ा हट कर बैठ गया। उसने देखा कि आते जाते लोग एक क्षण वहां रुकते, मन ही मन शायद प्रणाम करते और फिर जेबें टटोलते, टन से एक सिक्का फर्श पर फेंकते और आगे बढ़ जाते। अंधेरा गहराने लगा था और अब फर्श पर काफी सिक्के इकट्ठा हो गए थे। कुछ एक पल वह और इंतजार करता रहा। वह चाहता था कि लोग कम हों तो वह उठे। कुछ ही देर बाद जब उसने देखा कि दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था, वह फुर्ती से उठा और आनन फानन में सारे सिक्के उठाकर पैंट की जेब में डाल लिए। खड़े होकर एक बारगी इधर उधर देखा और आसपास किसी को न पाकर तेजी के साथ पार्क से बाहर निकलकर सड़क पर हो लिया। अब सड़क पर बत्तियां जगमगाने लगी थी और वह घर की ओर बढ़ रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।